हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पदबंध। तो पदबंध एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध को जानने से पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि पदबंध को पढ़ने से पहले कुछ शब्द, ऐसे शब्द किसे कहते हैं, फिर इसके बाद में पद किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए शब्द। तो शब्द क्या होता है? तो शब्द हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। आ रहा समझ में? तो हमने लिखा यहां पर शब्द गुलाब। क्या लिख दिया यहां पर फ्रेंड? तो यहां पर हमने लिखा है गुलाब। तो गुलाब क्या है? ये शब्द है। फिर इसके बाद में पद किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो याद रहे फ्रेंड इसमें कि शब्द शब्द कब तक है कि जब तक इसमें हम विभक्ति नहीं जोड़ते हैं तब तक ये शब्द शब्द है। जब तक हम विभक्ति नहीं जोड़ेंगे तब तक ये शब्द है, तब तक ये वर्णों का समूह है। आ रहा समझ में? तो जब वर्णों का समूह होता है या व्यवस्थित वर्णों का समूह होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। और यह विभक्ति रहित होता है, इसमें विभक्ति नहीं होती। जैसे का, की, के, से, के लिए, में, पर, ये विभक्ति इसमें नहीं होती। आ रहा समझ में? फिर अगला आ जाता है पद। तो फिर पद किसे कहते हैं? तो जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उसे हम पद कहते हैं। विभक्ति युक्त, ठीक है, विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो विभक्ति युक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। या फिर एक और आप इसको तरह से याद रख सकते हैं। तो एक तरीका और क्या है कि जब इन शब्दों को वाक्य में लिख देते हैं तो यही कहलाते हैं फिर पद। आ रहा समझ में? तो ये दो तरीके से आपको याद रखना है। तो पहला तो अर्थ क्या हो जाएगा पद का कि जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं तो विभक्ति युक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। कैसे? तो यहाँ पर जैसा अपन ने लिखा था गुलाब, तो गुलाब अभी यहाँ पर क्या सिर्फ शब्द है। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर गुलाब का फूल। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल, अब ये क्या हो गया? एक पद हो गया। क्यों एक पद हो गया? क्योंकि यहां पर अब क्या जुड़ गया है? ये का। तो का क्या है? विभक्ति है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये एक पद हो गया गुलाब का फूल। अब इसके बाद फिर एक तो ये आपको याद रखना है कि जब इसमें विभक्ति जुड़ जाती है तो यह पद कहलाता है, या फिर इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में लिख देते हैं तो यही शब्द फिर पद कहलाते हैं। आ रहा समझ में? अब यहां पर मैं एक वाक्य लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि गुलाब का फूल अच्छा है। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने गुलाब का फूल अच्छा है। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया है गुलाब का फूल अच्छा है। तो अब एक हमने इसको वाक्य में लिख दिया है तो भी क्या होगा? ये पदबंध हो, एक क्या होगा? ये पद होगा। और फिर हमने यहाँ पर लिखा था गुलाब का फूल, तो ये भी क्या है? पद है, क्योंकि यहाँ पर ये विभक्ति के साथ जुड़ा है इसलिए यह पद है। और इसी शब्दों को या इन्हीं शब्दों को जब हमने यहाँ पर वाक्य में लिख दिया तो भी ये पद कहलाएगा। ये दो तरीके से आपको याद रखना होगा। फिर अब पदबंध किसे कहेंगे फ्रेंड हम? तो आपको देखो पदबंध का मतलब मैं बताता हूँ कि पदबंध अब क्या होगा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कि पदबंध हम किसे कहते हैं। तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों जो एक ही पद का कार्य करते हैं पदबंध कहलाते हैं। तो पदबंध किसे कहा जाता है? देखिए कई पदों के योग से बने वाक्यांशों जो एक ही पद का काम करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों जो एक ही पद का काम करते हैं उसे हम कहते हैं पदबंध। अब ये तो हमने इसकी परिभाषा लिख दी, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए इसमें, तो इसको याद रखने का तरीका है कि कई पदों का समूह होता है इसमें। तो कई पदों के योग से बनता है एक वाक्यांश और इसी समूह को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। तो एक उदाहरण आप यहाँ पर देखिए। तो जैसे मैंने आपको लिखकर बताया था शुरू में, ठीक है, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि गुलाब एक शब्द है, फिर हमने बोला कि
गुलाब का फूल एक पद होता है। फिर हमने बोला कि गुलाब का फूल अच्छा होता है, तो वह एक वाक्य में हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर उसको पदबंध हम कैसे बनाएंगे? तो अब देखो यहाँ पर पदों का समूह होगा तभी तो वह पदबंध होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर कि बाग में लाल गुलाब खिला है। ठीक है, तो बाग में लाल गुलाब खिला है। अब हमने देखा कि यहाँ पर में क्या हो गया है, तो में हो गया यहाँ पर विभक्ति। अब जब विभक्ति हो जाती है तो यहाँ पर बाग ये एक पद हो जाता है, लाल पद हो जाता है, गुलाब एक पद हो जाता है। तो यहाँ पर एक पद का समूह बन गया ये। आ रहा समझ में? तो इसमें हमने देखा कि कई पदों के योग से, तो अब यहाँ पर कई पदों के योग से एक वाक्यांश बनकर एक वाक्य बनकर तैयार हुआ है। तो एक वाक्य का अंश बनकर तैयार हो गया जिसको अपन वाक्यांश कहते हैं। तो इसी अब जब पूरा एक वाक्यांश यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है तो ये पूरा वाक्यांश क्या करेगा? एक पद का काम करेगा। तो इससे ही हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक उदाहरण मैं और आपको देता हूं, एक उदाहरण और देता हूं। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत एक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसमें हमने देखा कश्मीर से, तो जैसे इसमें से जुड़ा है मतलब विभक्ति है, और विभक्ति है तो ये क्या हो जाएगा? पद। तो कश्मीर यहां पर ये एक पद हो जाता है। फिर लेकर कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी एक पद हो जाता है। फिर भारत एक पद हो जाता है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ? पदों का एक समूह हो जाता है। तो ये पदों के समूह से, पदों के योग से एक वाक्यांश बनकर तैयार हुआ। और इस पूरे समूह को, इस पूरे वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये पूरा एक वाक्यांश होगा तो ये किसका काम करेगा? तो एक पूरा पद का पद समूह ये पद का काम करता है, और इसी को हम पदबंध कहते हैं। तो सरल भाषा में अगर कहें तो कई पदों का समूह जो एक पद का काम करेगा उसे हम पदबंध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इसमें कई पदों का समूह हो जाता है, कई पदों का योग होता है, और पूरा एक वाक्यांश एक पद का काम करेगा, तो वहां पर ये पदबंध होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये होता है पदबंध। ये हमने बताया आपको पदबंध का अर्थ। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पदबंध की आवश्यकता। ठीक है, तो पदबंध का महत्व या इसकी आवश्यकता क्या है? पदबंध की आवश्यकता। ठीक है, पदबंध की आवश्यकता या इसका महत्व क्या है? तो पदबंध की आवश्यकता या इसका महत्व के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट अपन ये देखते हैं कि जो पदबंध होते हैं, तो पदबंध क्या होते हैं? ये एक वाक्यांश होते हैं। पहला इसका महत्व ये हो जाता है कि ये क्या होते हैं? तो ये एक वाक्यांश होते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या होते हैं? एक वाक्यांश होते हैं, एक मतलब वाक्य का अंश होते हैं, इसको हम वाक्यांश कहते हैं। ये पहला महत्व है इनका। दूसरा महत्व ये है, दूसरा ये है कि ये कई पदों के योग से बनते हैं, कई पदों के योग से बनते हैं। आ रहा समझ में? ये दूसरा इनका महत्व हो जाता है। और तीसरा महत्व क्या है? तो इसका तीसरा महत्व यह होता है, जो आपको ध्यान रखना होगा, कि इन पदों में या इस पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, एक शीर्ष पद होता है, और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। ये आपको याद रखना, ये इसका तीसरा महत्व है या तीसरी आवश्यकता है। और इसके बाद फिर चौथा क्या होगा? तो इसमें हम देखते हैं कि ये जितने भी पद होते हैं सब एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए होने के बाद ये पूरा पद समूह एक पद का काम करता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चौथा इसका क्या महत्व है? तो चौथा महत्व होता है कि ये पद
ये पद एक दूसरे से, ये पद एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो एक पद का काम करते हैं। तो ये चार बातें इसमें महत्वपूर्ण होती है जो आपको ध्यान रखना होगा। ये चार बातें महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित? ये पद से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदबंध की आवश्यकता या इसका महत्व क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें फ्रेंड, पदबंध के कितने प्रकार हैं, पदबंध के भेद। अगला देखिए इसमें पदबंध के भेद। ठीक है, अब पदबंध के भेद कितने हो जाते हैं? तो पदबंध के भेद चार होते हैं, सॉरी 5 प्रकार हो जाते हैं। तो इसके 5 कौन कौन से भेद होते हैं देखिए इसमें। ठीक है, तो पहला भेद इसका हो जाता है संज्ञा पदबंध, पहला हो जाता है संज्ञा पदबंध। दूसरा हो जाता है सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तीसरा हो जाता है विशेषण, तीसरा होता है विशेषण। और चौथा हो जाता है क्रिया, चौथा हो जाता है क्रिया। और पांचवा हो जाता है क्रिया विशेषण, पांचवा हो जाता है क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हो जाते हैं? 5 प्रकार। कुछ पुस्तकों में आपको 4 प्रकार मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हम देखते हैं कि जो पदबंध के भेद होते हैं, तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं या इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा पदबंध को। तो संज्ञा पदबंध क्या है, ये अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पहला प्रकार संज्ञा पदबंध। अब पहला प्रकार शुरू हो जाता है संज्ञा पदबंध का। तो संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, ये देखिए इसमें संज्ञा पदबंध। ठीक है, अब संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो सीधी सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्य में संज्ञा शीर्ष पद हो और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं, तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसको याद रखना। अगर किताबी भाषा में हम याद रखेंगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी सरल भाषा में इसको याद रखना है कि जब वाक्य में, जब वाक्य में शीर्ष पद, जब वाक्य में शीर्ष पद संज्ञा हो, जब वाक्य में शीर्ष पद संज्ञा हो, और जब वाक्य में शीर्ष पद संज्ञा हो और अन्य पद, और अन्य पद उस पर आश्रित हो, उस पर आश्रित हो, तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा संज्ञा पदबंध में? तो संज्ञा पदबंध में हम देखेंगे कि यहां पर एक पद, तो ठीक है, तो इसमें एक मुख्य पद क्या होगा, मतलब इसमें शीर्ष पद क्या होगा, संज्ञा होगी। फिर इसके बाद में बाकी जो अन्य पद है वो इस संज्ञा पर निर्भर होंगे, वे इस संज्ञा पर आश्रित होंगे। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर ये शब्द आपको ध्यान रखना होगा कि जब वाक्य में क्या शीर्ष हो, तो यहाँ पर देखना है आपको संज्ञा। तो जब वाक्य में शीर्ष पद संज्ञा हो और अन्य पद उस पर आश्रित होंगे, तो वहां पर संज्ञा पदबंध होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इसका उदाहरण देखिए आप, तो उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो शीर्ष पद का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण लिखकर बताया था कि कन्याकुमारी से, सॉरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। आ रहा समझ में? तो इसमें शीर्ष पद क्या होगा, भारत, भारत उसमें शीर्ष पद है। और संज्ञा क्या है, तो कश्मीर संज्ञा है, कन्याकुमारी संज्ञा है, और भारत फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें शीर्ष पद क्या हुआ, भारत, और बाकी फिर जो संज्ञाएं हैं, तो संज्ञा में कश्मीर भी है, कन्याकुमारी भी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि जैसे राजा या राम ने लंका के राजा रावण
को मारा था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हमने लिखा यहां पर कि राम ने लंका के राजा रावण को मारा था, ये हमने एक वाक्य लिख दिया। अब इस वाक्य में शीर्ष पद क्या होगा, तो शीर्ष पद इसमें संज्ञा होगी। आ रहा समझ में? तो संज्ञा तो आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध जिन शब्दों से होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अब यहां पर संज्ञा क्या क्या हो गई, राम भगवान क्या हो गई संज्ञा, लंका संज्ञा, राजा संज्ञा, रावण संज्ञा। तो यहां पर अब कितनी संज्ञाएं हो गई, देखो संज्ञाओं का समूह हो गया कि नहीं। तो ये संज्ञा मिलकर अब यहां पर एक समूह हो जाता है, एक पदों का समूह हो जाता है। तो इसे ही तो हम कहते हैं पदबंध। आ रहा समझ में? तो अब यहां पर ये पदों का समूह हो गया, राम, लंका, राजा, रावण। अब यहां पर ये 4 संज्ञाएं आ गई। कितनी संज्ञाएं हो गई, ये 4 संज्ञाएं हो गई। तो यहां पर अब शीर्ष पद क्या हो गया, संज्ञा हो गई। बाकी फिर अब जो अन्य पद बच रहा है तो ये तो क्या हो गए, अब आश्रित हो गए। अगर यहां से हम इन संज्ञाओं को हटा दें तो को मारा था, इनका कोई महत्व ही नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसमें शीर्ष पद क्या हुआ, संज्ञा हो जाती है इसमें शीर्ष पद। बाकी जो पद बच रहे हैं वे तो इन पर आश्रित हैं, तो इसलिए इसमें क्या होगा, तो इसलिए इसमें होगा संज्ञा पदबंध। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, ऐसा एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर संज्ञा बार बार आ रही है, संज्ञा अगर इसमें शीर्ष पद है तो संज्ञा पदबंध होगा। और अगर सर्वनाम का बोध यदि हमें हो रहा है, ठीक है, जिन वाक्यों के माध्यम से हमें सर्वनाम का बोध होगा तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें किसका बोध हो रहा है हमें, यहाँ पर संज्ञा 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 आ रही है 4 बार। तो संज्ञा संज्ञाओं का यहाँ पर समूह हो गया, ये इनका एक पद समूह हो जाता है। तो इसी को अपन पदबंध कहते हैं। और इसमें शीर्ष कौन है, तो इसमें शीर्ष संज्ञा है, इसलिए ये क्या हो जाता है, संज्ञा पदबंध हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे अगला उदाहरण आ जाता है कि अयोध्या, ठीक है, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने लिखा है वाक्य कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें संज्ञाओं का समूह हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि अयोध्या संज्ञा है, राजा संज्ञा है, दशरथ राजा संज्ञा है, फिर पुत्र संज्ञा है। आ रहा समझ में? तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि संज्ञाओं का अब एक समूह हो गया। अब यहां पर ये जो के जुड़ गया है तो के विभक्ति हो गया, ये के यहां पर विभक्ति हो गई। तो ये के जब विभक्ति जुड़ जाती है तो ये हो जाते हैं पद। फिर अब तो अब यहां पर कितने पद हो गए, ये अयोध्या पद, राजा संज्ञा है तो ये भी पद, फिर दशरथ संज्ञा ये भी पद, फिर यहाँ पर पुत्र संज्ञा ये भी पद। तो अब यहाँ पर पदों का एक समूह हो गया। तो इसी समूह को हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो ये जो पूरा समूह है संज्ञाओं का, ये एक पद का काम करेगा, तो इसे हम कहते हैं पदबंध। और अब इसमें शीर्ष क्या है, तो शीर्ष इसमें संज्ञा पद है, प्रमुख क्या है, इसमें संज्ञाएं महत्वपूर्ण है। बाकी फिर इसके बाद जो थे था तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आ रहा समझ में? तो यहां पर जो थे है, ये थे क्रिया किस पर आश्रित है, ये इन पर संज्ञाओं पर आश्रित है। आ रहा समझ में? तो इसमें शीर्ष पद संज्ञा है, इसलिए इसे हम संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ फ्रेंड? तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको और भी उसके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। ठीक है, कि जैसे राम के घर सोहन, फिर इसके बाद में मोहन, और सभी लोगों ने मिलकर फिर गुलाब जामुन खाई थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 4 5 संज्ञाएं हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब 4 5 संज्ञाएं हो गई तो ये संज्ञाओं का समूह हो गया, मतलब पदों का समूह हो गया। और ये पूरा पद समूह एक किसका काम करेगा, एक पद का काम करेगा। आ रहा समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो पदों के योग, तो इसमें पदबंध क्या होता है, जो पदों के कई पदों के योग के वाक्यांशों जो एक ही पद का काम करे तो उसे ही हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा पदबंध में किस पर कौन शीर्ष था इसमें, तो संज्ञा पदबंध में संज्ञा शीर्ष पर थी।
और बाकी जो अन्य पद थे ये इस पर आश्रित थे, इसलिए उसको संज्ञा पदबंध नाम दिया था हमने। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार हो जाता है इसमें पदबंध का सर्वनाम पदबंध। दूसरा प्रकार हो जाता है सर्वनाम पदबंध, ठीक है। अब सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, तो ये दूसरा प्रकार है इसका पदबंध का। तो जिन पदों से हमें सर्वनाम के बारे में बोध होता है या जिन पदों से हमें सर्वनाम के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा। तो जिन पदों से हमें, ठीक है, तो जिन पदों से हमें सर्वनाम की जानकारी होती है या बोध होता है, जानकारी होती है या बोध होता है। तो किसका बोध होगा हमें? सर्वनाम का। तो अब कुछ वाक्य में ऐसे पद होते हैं जिनसे हमें सर्वनाम के बारे में पता चलेगा कि अरे ये सर्वनाम है, तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। और इसमें शीर्ष पद क्या होगा? तो इसमें शीर्ष पद हम सर्वनाम को मानेंगे और बाकी जो फिर अन्य पद होंगे ये इस पर आश्रित हो जाते हैं, तो इसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर कुछ उदाहरण इसके देखिए सर्वनाम पदबंध के। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए सर्वनाम पदबंध के। तो सर्वनाम पदबंध के उदाहरण है कि वह घर आया था, वह घर आया है, वह घर आया है जो, वह घर आया है जो जयपुर में रहता था, जो जयपुर में रहता था, ठीक है, रहता था। तो यहां पर हमने देखा कि वाक्य क्या लिखा हमने, तो वह घर आया है जो जयपुर में रहता था। तो जो जयपुर में रहता था वह अभी घर आया है। तो अब यहां पर देखिए इसमें, तो इसमें ये क्या है, वह सर्वनाम हो जाता है और जो यहां पर क्या हो गया, सर्वनाम हो जाता है। तो जो, यह, वह, इतना, इतनी, उतने, जिनका, जिनकी, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सर्वनाम है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पद हैं, तो इनसे हमें किसके बारे में पता चल रहा है, सर्वनाम के बारे में। और इसमें शीर्ष क्या होंगे, तो इसमें शीर्ष पद होंगे यहाँ पर सर्वनाम। तो जब यहाँ पर शीर्ष पद होंगे सर्वनाम, बाकी अन्य पद इस पर आश्रित होते हैं, तो उसे हम सर्वनाम पदबंध के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसी का उदाहरण आ जाता है, जैसे अगला आ जाता है कि जो जितना काम करता है, जो जितना काम करता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है, उतना ही फल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें सर्वनाम क्या क्या हो गए। तो सर्वनाम में अपन देखते हैं कि जो और जितना, तो जो भी हो गया, जितना भी हो गया, ये क्या आ गया, यहाँ पर सर्वनाम आ जाते हैं। तो जो, जितना, ये सर्वनाम आ गए। फिर उसे, उतना, तो उसे और उतना ये भी क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो जो जितना काम करता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हमें इन पदों से किसके बारे में जानकारी मिल रही है, सर्वनाम के बारे में जानकारी मिल रही है। और ये जो सर्वनाम है यहाँ पर, तो ये सर्वनाम इस वाक्य में शीर्ष पद है, बाकी इस पर जो अन्य पद है आश्रित है, ठीक है। तो जो अन्य पद हैं, काम करता है, फल प्राप्त होता है, तो ये इस पर आश्रित है, किस पर, इन सर्वनाम पदों पर। तो जब ये सर्वनाम पर आश्रित है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा एक वाक्य आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सर्वनाम पर जोर दिया जा रहा है, अगर सर्वनाम को शीर्ष बताया जा रहा है तो उसमें सर्वनाम पदबंध होगा, अगर संज्ञा को शीर्ष बताया जाता है तो संज्ञा पदबंध होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा बस।
ठीक है फ्रेंड, ये इतने से इसमें बात है। अब इसके बाद देखिए आगे, अब देखिए फ्रेंड इसमें अगला प्रकार हो जाता है विशेषण पदबंध। तो पदबंध का तीसरा प्रकार है विशेषण पदबंध, ठीक है, विशेषण पदबंध। अब देखिए इसमें विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, तो जब वाक्य में शीर्ष पद विशेषण होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होता है तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब शीर्ष पद, ठीक है, जब शीर्ष पद विशेषण हो, जब शीर्ष पद विशेषण हो, शीर्ष पद विशेषण हो और अन्य पद, और अन्य पद उस पर आश्रित हो, अन्य पद उस पर आश्रित हो तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। तो विशेषण पदबंध में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब शीर्ष पद क्या हो, तो शीर्ष पद विशेषण हो और फिर अन्य पद क्या हो, तो अन्य पद उस पर आश्रित होते हों तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। आ रहा समझ में। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उदाहरण, है ना, तो उदाहरण लिखा मैंने कि घोड़ा, घोड़ा अत्यंत, घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, अत्यंत सुंदर और फुर्तीला तथा आज्ञाकारी है, तथा आज्ञाकारी है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा पद कौन सा आ रहे हैं, विशेषण के। आ रहा समझ में। तो घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला तथा आज्ञाकारी है। तो घोड़ा कैसा है, सुंदर है, फिर घोड़ा कैसा है, फुर्तीला है, फिर घोड़ा कैसा है, आज्ञाकारी है। तो ये सब क्या है, ये विशेषण है। तो यहाँ पर शीर्ष पद क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जब शीर्ष पद यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और बाकी अन्य पद इस पर आश्रित होंगे तो वहां पर कौन सा पदबंध हो जाता है, विशेषण पदबंध हो जाता है। तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पर ये विशेषण मुख्य कार्य करते हैं, मतलब इसमें विशेषण क्या होंगे, शीर्ष पद होंगे और बाकी अन्य पद इस पर आश्रित होंगे, तो वहां पर ये विशेषण पदबंध होता है। इसके बाद फिर एक और अगला उदाहरण देखिए। इसमें ऐसे ही अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे बरगद की, ठीक है, बरगद की घनी छांव, बरगद की घनी छांव या छाया, ठीक है, बरगद की घनी छांव सुख देती है, ठीक है, सुख देती है। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि बरगद की, तो बरगद की कैसी छांव, तो हमने कहा घनी छांव। क्या देती है, हमने कहा कि सुख देती है। तो सुख, दुख, ये सब क्या होते हैं, विशेषण ही तो है। तो सुख यहाँ पर विशेषण हो गया और घनी छांव यहाँ पर विशेषण हो जाता है। तो इसमें फिर शीर्ष पद क्या है, विशेषण है। बाकी अन्य पद क्या हो गए, तो अन्य पद इस पर आश्रित हो जाते हैं। इसलिए इसमें कौन सा विशेषण हो जाता है, तो इसमें विशेषण पदबंध होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर और भी इसके उदाहरण है, जैसे गुलाब जैसे मुख वाला बालक, गुलाब जैसा मुख, ठीक है, तो गुलाब जैसा मुख, गुलाब जैसा मुख किसे, किसे मुग्ध नहीं करता, किसे मुग्ध नहीं करता। तो जैसे अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर किसको शीर्ष बता रहे हैं, तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि गुलाब जैसा मुख, किसके जैसा मुख है, तो हमने कहा कि गुलाब जैसा मुख है। तो गुलाब यहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है शीर्ष पद। बाकी अन्य इसमें क्या है, बाकी अन्य इस पर आश्रित हो जाते हैं। तो गुलाब जैसा मुख किसे मुग्ध नहीं करता, तो यहां पर सुंदरता बताई जा रही है किसके जैसे, गुलाब जैसी।
ठीक है। तो गुलाब जैसा मुख किसे मुग्ध नहीं करता है, तो इसमें शीर्ष पद हो जाता है यहाँ पर गुलाब, बाकी जो अन्य पद है इस पर आश्रित हो जाते हैं, इस कारण इसमें विशेषण पदबंध होता है, क्योंकि गुलाब यहाँ पर किस रूप में कार्य कर रहा है, विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वाक्य आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें विशेषण पदबंध होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए क्रिया पदबंध। अगला आ जाता है चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार हो जाता है इसमें क्रिया पदबंध, ठीक है। चौथा प्रकार हो जाता है इसमें क्रिया पदबंध। अब क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, तो जब वाक्य में पद या वाक्य के अन्य पद क्रिया की तरह कार्य करते हैं तो उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वाक्य में जब पद किसकी तरह कार्य करें, क्रिया की तरह कार्य करते हैं, तो उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब वाक्य में पद क्रिया की तरह कार्य करते हैं तो उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब वाक्य में पद किसकी तरह कार्य करें, तो जब वाक्य में पद क्रिया की तरह कार्य करते हैं तो उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि वाक्य में क्रियाएं ज्यादा आती है, आ रहा समझ में, और क्रियाएं यहाँ पर क्या होगी, अब ये मुख्य होगी और बाकी फिर उस पर आश्रित होंगे अन्य पद, या इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, शीर्ष हो जाएगी, और जो अन्य पद हैं ये उस पर आश्रित हो जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिया पदबंध कहा जाता है। तो अब इसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। उदाहरण, जैसे अब उदाहरण मैंने दिया यहाँ पर कि दरवाजा खोला जा सकता है। जैसे अब हमने लिखा यहाँ पर कि दरवाजा खोला जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखो अब आप कि ज़्यादा क्या है, इसमें क्रियाएं हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि वाक्य में ये जब वाक्य में पद क्रिया की तरह कार्य करते हैं, तो मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य में जो पद आए हैं, खोला जा सकता है, तो ये जो पद यहाँ पर आए हैं, तो ये पद अब किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, वाक्य में ये क्रिया की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। या फिर अब यहाँ पर शीर्ष पद क्या हो गया, तो शीर्ष पद हो गया यहाँ पर क्रियाएं, बाकी अन्य पद क्या हो गए, फिर इस पर आश्रित हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें क्रिया पदबंध हो जाता है। आ रहा समझ में। तो हमने यहाँ पर बोला कि दरवाजा क्या होता है, खोला ये क्रिया हो गई, फिर जा क्रिया हो गई, फिर सकता ये सहायक क्रिया हो जाती है। तो इसलिए इसमें कौन सा पदबंध हो गया, यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाता है। इसके बाद फिर अगला इसका उदाहरण आ जाता है क्रिया पदबंध का ही, कि जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है। अब राम खाना खा रहा है, तो खाना खा यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया हो गई, और रहा है यहाँ पर क्या हो जाती है, सहायक क्रिया हो जाती है। तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो इसमें ये क्रिया पदबंध होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही बोलें कि छत पर, ठीक है, तो छत पर दिखाई दे रहा है, तो कौन दिखाई दे रहा है, तो कोई भी लिख सकते हैं अपन। तो छत पर कोई, या ऐसा लिख सकते हैं कि छत पर वह दिखाई दे रहा है, ये अपन ने लिखा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें शीर्ष पद क्या बताया जा रहा है, तो शीर्ष पद यहाँ पर क्रिया बताई जा रही है। कौन सी क्रिया, तो दिखाई दे, और ये रहा है सहायक क्रिया। आ रहा समझ में। और इस पद में हम देखते हैं कि ये पद हमको किसका बोध करा रहा है, या हमें यहाँ पर किसके बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पर हमें वाक्य में पदों से क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या क्रिया का बोध होता है, या यहाँ पर क्रिया को शीर्ष बताया जाता है और अन्य पद इस पर आश्रित होते हैं। तो इसलिए से क्या कहा जाएगा, तो इसलिए से क्रिया पदबंध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम में ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्रिया पदबंध भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए 5वां प्रकार इसका पदबंध का, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। अब क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए क्रिया क्या होती है। तो क्रिया का मतलब होता है कि जिससे कार्य के होने के बारे में पता चलता है। तो जिससे कार्य होना या करना समझा जाए उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे उठना, बैठना, रोना, गाना, हंसना, चिल्लाना, ये सब क्या होगी? ये सब क्रिया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि विशेषण क्या होगा? जो विशेषता बताता है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर हम क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? तो जब वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा। तो जब वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जब वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाएगी तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसकी विशेषता बताई जाएगी। अब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। तो उदाहरण जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर उदाहरण, तो उदाहरण हमने लिखा कि कुछ लोग, हमने कहा कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें तो क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पर चलने की क्रिया क्या हो रही है? तो क्रिया हो रही है यहाँ पर चलने की। और फिर हम विशेषता भी बता रहे हैं कि भैया कैसे चलते हैं। तो हमने कहा कि भैया सोते सोते चलते हैं। वो तो सोते सोते चलते हैं मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? चलने की विशेषता क्या बता रहे हैं हम? कि सोते सोते चलते, चलते तो हैं परंतु सोते सोते चलते हैं। तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध होता है। फिर इसके बाद में ऐसे दूसरा उदाहरण यदि मैं यहाँ पर दूं, जैसे राम हमने बोला कि रोते रोते हंसता है, राम रोते रोते हंसता है, ठीक है, रोते रोते हंसता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि राम हंसता तो है परंतु कैसे हंसता है? तो हमने बोला कि रोते रोते हंसता है। तो क्रिया क्या है यहाँ पर? हंसने की। फिर उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं हम? क्रिया की विशेषता क्या बता रहे हैं? तो क्रिया की विशेषता हम बता रहे हैं कि हंसता तो है पर कैसे हंसता है? रोते रोते हंसता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में एक इसका लास्ट उदाहरण देखिए कि जैसे सीमा काम करते करते थक गई, काम करते करते थक गई। तो अब यहां पर हम उसकी विशेषता बता रहे हैं क्रिया की। तो कौन सी क्रिया है? तो थकना। थकना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। तो सीमा काम करते करते थक गई, तो थकना यहाँ पर क्रिया हो जाती है और उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? करते करते। उसने इतना काम किया तो वो काम करते करते थक गई। तो जो लगातार काम कर रही थी तो काम करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता। और क्रिया क्या हो जा रही है? यहाँ पर क्रिया हो रही है थक। तो काम करते करते थक गई, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पर करते करते। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं एग्जाम में आपसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो कोई भी एक वाक्य आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अभी तक यही पूछे गए हैं कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा पदबंध है। या कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, क्रिया पदबंध किसे कहते हैं। आ रहा समझ में? ये सब इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।